रूप से नारी जाति का बोध होता है। यहाँ मैंने आपको पॉइंट याद करवाया है कि जब भी कभी जिस शब्द के पीछे नारी और पुरुष दोनों के होने का बोध होगा, आपको हमेशा उसमें क्या लगाना है, पुल्लिंग लगाना है। ठीक है, वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ऐसा नहीं है, अब हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कोई उभयलिंग नहीं होता, कोई नपुंसकलिंग नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम दो ही पढ़ते हैं तो दो ही रहेंगे। हम लोगों ने पहचान सीख ली थी, सर्वनाम की मदद से हम पता कर सकते हैं किसी शब्द के अंदर कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्रिया की मदद से पहचान कर सकते हैं, सर्वनाम में जैसे मेरा या मेरी लगाकर देख सकते हैं, क्रिया में होता होती यानी ताती जो भी लेगा, उसी तरह से विशेषण में अच्छा या अच्छी, ठीक है, जो शब्द जो लेगा वो उस प्रकृति का होगा। इसके बाद हमने इसमें पहचान देखी थी कि पर्वतों, देशों, अनाजों, हिंदी के महीनों, दिन के नाम, जल स्थल, विभाग और ग्रह नक्षत्र और पेड़ आदि के नाम किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि एकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट देखा था त्र, न, र, ख, ज, आर, आय आदि अक्षर अगर शब्द के अंत में लगे होते हैं तो वे शब्द भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अपवाद के रूप में हमने कुछ शब्दों को देखा और ये मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, जो अपवाद में शब्द दिए हुए हैं इन्हें याद रखना है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। नंबर 4, प्राय, रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने अपवाद में आने वाले शब्दों को इंपॉर्टेंट बताया था, आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, याद करना है। नंबर 5 में संज्ञाओं में यदि त्वय, पा, पन प्रत्यय अगर जुड़ जाए तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, आपसे प्रश्न इनसे कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि किसी संज्ञा में या किसी स्त्रीलिंग संज्ञा में त्वा प्रत्यय लगा दें तो वह, या फिर ऐसे किसी शब्द में त्वय प्रत्यय लगाने पर कौन सा लिंग बनता है, ऐसा पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि किसी शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वह पुल्लिंग हो जाए। ठीक है, इस तरह से मान लो अगर स्त्री शब्द दिया, कहा स्त्री शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वह पुल्लिंग हो जाए, इस तरह से। तो ऐसा प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, तो ध्यान रखना है। कुछ पदों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे बताया। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक लाइन इसमें लिख सकते हो, जो मैंने बताया था। वो लाइन कैसे लिखनी है कि हिंदी में, यहाँ पे इसी के नीचे एक लाइन लिख लो, हिंदी में स्त्री और पुरुष, हिंदी में स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराने वाले शब्द, हिंदी में स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग माने जाते हैं। पंखे तो सारे बंद हैं, तो ये इस वाले की हवा वहां तक कैसे पहुंच रही है? अच्छा, बंद कर लो उसको। चलो, समझ में आ गई ये बात आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, तो यहां तक हमने कर लिया था। अब हम 7वां पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 7 हमारा कह रहा है कि सभी नदियों, हिंदी तिथियों, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे नदियों के नाम दिए हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि, ये नदियों के नाम हैं, तो ये सबके सब क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, लिखो इसमें, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदियों के नाम को पुल्लिंग माना गया है, नदियों के नाम को पुल्लिंग माना गया है। ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई सा भी अगर आ जाता है तो इनके नाम को क्या माना गया है, पुल्लिंग माना गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा हिंदी की तिथियों के नाम। तो जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तो हमने जब देखा था कि हिंदी के महीने के नाम तो पुल्लिंग में आए थे, तो हिंदी की तिथियों के नाम, जो पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं हमारे 15-15 दिन के, तो एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, तो वही पक्ष है। प्रतिपदा प्रथम को कहा गया है और वहां से लेकर चतुर्दशी मतलब 14वें दिन तक का। और इसके बाद अमावस्या, अगर अंधेरी रात होगी तो अमावस्या 15वां दिन, और अगर पूर्णिमा होगी यानी पूरा चांद निकलेगा तो पूर्णिमा, इस तरह से कहा जाता है। तो 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं हिंदी के अंदर। भाषाओं एवं बोलियों के नाम, भाषा एवं बोलियों के नाम जैसे देखेंगे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं किसमें आएंगी, स्त्रीलिंग के अंदर आएंगी। उसी तरह से बोली, उसी तरह से लिपि, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 कहता है कि प्राय आकारांत, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें ध्यान देना है कि आकारांत, ईकारांत ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो प्राय का मतलब है 90%, तो 90% शब्द मिलेंगे, इसमें अपवाद भी देखने को मिल सकता है। तो हम देखते हैं जैसे रमा, सीता, गीता, दीपा, लता, सुषमा, ये सब क्या है, आकारांत हैं। इसी तरह से जैसे लेखनी, नाली, गली, जाली, सवारी, तरकारी, सब्जी, सब क्या है, ईकारांत हैं, लास्ट में ही लगा हुआ है, तो ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 कहता है यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई ये प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग बन जाते हैं। और ये प्राय जो है ये 100% होता है, इसमें ऐसा कोई अपवाद भी नहीं है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये जो प्रत्यय अगर ये किसी भी पुल्लिंग शब्द में अगर लगा दिया जाए तो वो शब्द भी स्त्रीलिंग में बन जाता है। जैसे मान लो मनुष्य शब्द है तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, लेकिन इसमें ता लगा देते हैं तो मनुष्यता, तो मनुष्यता होता है कि मनुष्यता होती है, होती है, तो स्त्रीलिंग में बन गया। इसी तरह से पशुता, इसी तरह से कविता, गुरुता, प्यास, मिठास, घबराहट, जैसे घबराना तो किसमें रखते हैं, पुल्लिंग में रखते हैं। और ऐसे ही इसमें आहट लगा दिया तो क्या हो गई, घबराहट, तो घबराहट होता है कि घबराहट होती है, होती है, तो स्त्रीलिंग बन गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था इससे कि निम्न में से पुल्लिंग शब्दों के अंदर कौन सा प्रत्यय लगाएं जिससे वह स्त्रीलिंग हो जाए, तो उत्तर आपको देना था आहट। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ था, तो आहट से बन जाता है, जैसे मुस्कुराहट कह देते हैं, चिल्लाहट कह देते हैं, इस तरह के शब्द बन जाएंगे इससे। तो ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद कुछ ऐसे तथ्य हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जिनसे हमारी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं लगभग हर बार। आपकी परीक्षा में इससे जो एक कॉमन प्रश्न आता है और बहुत ज्यादा जो आता है तो वो ऐसे आता है, वो इस तरह से आता है कि आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, या आपसे पूछता है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ऐसे पूछेगा और 4 शब्द आपको दिए होते हैं, उनमें से आपको छांटना होता है। तो जब भी आप किसी शब्द को अगर ऐसे छाटेंगे तो मैंने जो तरीका आपको बताया कि शब्द को ये लगा के क्रिया लगा के देख लें या उसका विशेषण लगा के देख लें या उसके साथ सर्वनाम लगा के देख लें, तो उन शब्दों को आप देख सकते हैं। तो अमूमन आपके जो शब्द आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न इस तरह से भी आते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान देने हैं। तो जैसे पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, नोट डाउन करो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे एक शब्द है सुहागिन, सुहागिन, अगर आपसे ऐसे प्रश्न दिया हो
कि सुहागिन शब्द का पुल्लिंग बनाइए, तो आपके ऑप्शन में अगर दे दिया जैसे सुहाग, तो या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? या एक ऑप्शन दे दिया कि इसका पुल्लिंग नहीं होता, सुहाग। मुझे पता था, मैंने जानबूझ के दिया, यही सबका हो गया। ये बताओ सुहागिन का मतलब क्या होता है? जिसका पति जिंदा है, उस स्त्री को कहते हैं सुहागिन। और सुहाग का क्या अर्थ होता है? सुहाग का भी यही अर्थ है? नहीं, सुहाग का अर्थ होता है पति। स्त्री क्या बोलती है? ये मेरा सुहाग है, मतलब मेरा पति है। तो एक शब्द का अर्थ हो गया कि जिसका पति जिंदा है, और एक शब्द का अर्थ हो गया पति। तो दोनों एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं क्या अर्थ के आधार पर? नहीं ना। तो अगर सुहागिन का विलोम मतलब अगर पुल्लिंग हम जाने तो क्या होना चाहिए? वह पुरुष जिसकी पत्नी जिंदा है। तो ऐसे पुरुष को क्या बोलते हैं एक शब्द में? पता ही नहीं। सदवा, सदवा स्त्री के लिए बोला जाता है। विधवा, जिसकी पत्नी मर गई है उसके लिए बोला जाता है। तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर शब्द होता तो ये ना लिखा होता, समझ गए? तो ये ना लिखा होता कि सुहागिन का कोई पुल्लिंग नहीं होता। इसी तरह से शब्द आता है जैसे संतान। संतान होती है कि संतान होता है? संतान होती है, चाहे उस संतान में लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के लड़कियां दोनों हों, सदैव संतान शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही औलाद, औलाद शब्द के पीछे भले ही क्यों ना लड़के हों, लेकिन वो ये शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही सरकार, ऐसे पुलिस, इसी तरह से आता है सेना। सेना का पुल्लिंग नहीं होगा कोई, ठीक है? इसी तरह से नर्स, नर्स शब्द जो होता है, अगर कोई पुरुष भी होता है ना नर्स, तो उसे भी नर्स ही कहा जाता है, ठीक है? तो ये ध्यान देना कि नर्स शब्द। इसी तरह से एक शब्द आता है धाई माँ। धाई माँ, इसका कोई पुल्लिंग नहीं, धाई पिता नहीं होता कभी भी। अगर कोई पुरुष किसी बच्चे को इस तरह से पालता है जैसे धाई माँ पालती है, तो उस पुरुष को भी धाई माँ का ही नाम दिया जाता है। मतलब धाई माँ क्या है? धाई माँ है वह स्त्री जिसने उस संतान को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन वो उसे अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करती है। आप कहेंगे सौतेली माँ, तो सौतेली माँ और धाई माँ में जमीन आसमान का फर्क है। सौतेली माँ नाम सुनते ही डरावना लगता है कि सौतेली माँ मतलब कितना ज्यादा अत्याचार करने वाली होगी, लगता है ना डरावना सा। तो इसीलिए सौतेली माँ ही बोला जाता है उसको, क्योंकि वो होती है अपने बच्चों से प्यार करती है, और जो उसके बच्चे नहीं है उनसे प्यार नहीं करती है। लेकिन धाई माँ जो होती है वो अपने बच्चे से ज्यादा उस बच्चे का ध्यान रखती है जिसको उसने जन्म नहीं दिया। तब यानी अपने बच्चे की तरह वो ये भूल जाती है कि इसे मैंने जन्म दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन वो प्यार वैसे ही करती है जैसे उसने जन्म दिया है, तो उसी को नाम दिया जाता है धाई माँ। अब अगर कोई पुरुष भी ऐसे प्यार कर रहा है किसी बच्चे को जिसे उसने जन्म नहीं दिया, मतलब जिसका वो बायोलॉजिकल पिता नहीं है, उसने गोद ही लिया है, फिर भी वो उसे ऐसे प्यार करता है, तो उसे भी धाई माँ ही कहा जाता है कि ये तो इसकी धाई माँ है। तो धाई पिता नहीं कहा जाता, इसलिए इसका पुल्लिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। इस तरह से बहुत सारे शब्द आते हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछेंगे, तो ये हमने लिखे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे आते हैं यहाँ पर नंबर 2। हमारा पॉइंट कहता है कि कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग और कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, पुल्लिंग शब्द में हम देखते हैं जैसे गरुड़, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैंडा, चीता, मच्छर, खटमल, कोआ, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू आदि और भी हो सकते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जैसे मान लो अगर कोआ का आपसे कहा जाए कि कोआ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या होगा? कौई या कोयल, या इनमें से कोई नहीं, या मादा कोआ। मादा कोआ होगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा में प्रश्न आया इससे, अभी 2018 का प्रश्न है कि कोआ शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए निम्न में से ऑप्शन चुने। ऑप्शन दिया हुआ था कि कोआ शब्द के आगे ई जोड़ देंगे, दूसरा ऑप्शन था कोआ शब्द के आगे आनी जोड़ देंगे, कोआ शब्द से पहले स्त्री लगाएंगे, या कोआ शब्द से पहले मादा लगाएंगे। तो क्या उत्तर होगा? मादा, ठीक है? तो स्त्री या महिला ऐसा शब्द का अगर प्रयोग होगा तो वो मनुष्य के लिए होगा, मनुष्य जाति के लिए। अगर वो मनुष्य जाति नहीं है, वो कोई प्राणी है, कोई पक्षी है, कोई और है, तो वहां पर मादा शब्द का प्रयोग होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो ये आपकी परीक्षा में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। जैसे स्त्रीलिंग में देखेंगे दीमक, चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी आदि। आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि चींटी का पुल्लिंग बताइए, तो क्या होगा? चीटा, चैटा, मादा चींटी पुल्लिंग, या नर चींटी, या इनमें से कोई नहीं, नर चींटी, ठीक है? तो क्या होगा? अब आपके बाद चीटा और कहते हैं ना चीटा और चैटा, ये सब मत बोलना। नहीं, दोनों में क्या अंतर है? एक कोआ है, एक कोयल है, इसमें क्या मतलब वो है? दोनों प्रजाति अलग अलग है, अंतर क्या जानना चाह रहे हो? आपको लगता है कोआ और कोयल जो है दोनों मेल फीमेल है? ये किसने बताया आपको? हाँ, दोस्त भी ऐसा ही है ना बताने वाला अरे कोआ कर्कश होता है, उसकी आवाज आपने सुनी होगी। तो अगर कभी आपको कोयल का विलोम कोआ अगर आता है तो वो उसके गुण के आधार पर आता है। जैसे कोयल जब बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है, मधुर बोलती है, लेकिन जब कोआ बोलता है तो बहुत कर्कश बोलता है। तो क्या कहते हैं कि कोए की तरह काएं काएं मत करो, कोयल की तरह बोलो। तो कहने का मतलब होता है मीठा बोलो। तो कोआ और कोयल अगर विलोम में आते हैं तो ये गुण के आधार पर। अगर ये पूछ लिया जाए कि कोए का विलोम बताओ लिंग के आधार पर, तो क्या होगा? मादा कोआ होगा। आपको ध्यान रखना है, लिंग के आधार पर अगर विलोम पूछ रहा है तो आपको शब्दों पर ध्यान देना है, वरना प्रश्न तो बहुत सारे बन जाते हैं, है ना? इसी तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बनाने के लिए आया था। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए, मगरमच्छी, मगरमच्छनी, मादा मगरमच्छ, या उपर्युक्त सभी? मादा मगरमच्छ, समझ गए ना? तो जहां नोट लिखा हुआ है वहां पे एक लाइन लिखिए। लिखिए ऊपर लिखे शब्दों में, ऊपर लिखे शब्दों का हाथी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हथनी होता है। समझ गए? हर शब्द के साथ नहीं होता। जिस प्रकार से शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है, नहीं, ऑनलाइन में पूछा है आप लोगों ने क्या लिखा? आप लिखने में ये लिखिए ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग व पुल्लिंग बनाने के लिए डेमो वाले बच्चे हाथ चला लो। आराम से बैठने से क्या हासिल होगा? घर जाके पता ही नहीं चलेगा क्या करके आए थे हम क्लास में। ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग व पुल्लिंग बनाते समय शब्द के सामने या शब्द से पहले, बनाते समय शब्द से पहले नर तथा मादा, शब्द से पहले नर तथा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नर तथा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर चीटी, मादा चीटी। जैसे नर चीटी, मादा चीटी, कमा नर तोता, मादा तोता। अब तोता का स्त्रीलिंग मैना नहीं होता। जैसे नर तोता,
मादा तोता आदि। ठीक है, जैसे मान लो कोयल के बारे में आ जाए तो कोयल में नर कोयल और मादा कोयल, समझ गए। कौवा और कोयल का संबंध क्या है? कौवा और कोयल का संबंध ये है कि कोयल के बच्चों का पालन पोषण कौवा करता है। आपको ये नहीं पता कैसे कि कोयल जो है वो बड़ा ही रोमांटिक प्राणी है, और रोमांटिक प्राणी है तो उसे रोमांस के अलावा कुछ और भाता नहीं। तो जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है, जब वो अंडा देती है कोयल, तो वो कोए के घोंसले के आसपास में अंडा देती है, और कोयल जो कोए के अंडे हैं उनको गिरा देगी। जैसे एक अंडा दिया तो उसके एक अंडे को गिरा देगी, उसमें दूसरा अपना अंडा रख देगी। और ये डिस्कवरी पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अक्सर कोयल के जो बच्चे हैं उनको कौवा ही पालता है। वो काला होता है, वैसे ही निकलता है बिल्कुल, तो वो बेचारे कोए को पता नहीं चलता। वो पता तब चलता है जब वो बड़े होकर बोलने लगता है, उसका जो गुण होता है। तो अक्सर कोयल जो है वो अपने बच्चे खुद नहीं पालती है, कौवा ही उसके बच्चों का लालन पालन करता है। अच्छा ये बताओ, जो पेड़ों पर जो कूकती है वो कूकती है कि कूकता है? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि वो नर है कि मादा है? आप ये सोचते हैं कि वो मादा है, नहीं, गलत, वो नर होता है। जो कोयल, जी जी बिल्कुल, ये प्राणी है, कोयल अलग प्राणी है, कौवा अलग प्राणी है। और जब अलग प्राणी होते हैं तो मेल फीमेल दोनों में होता है। हम ये देखिए, जैसे हम जब पढ़ने लगते हैं, आप साइंस में आप जाओगे तो साइंस में अलग अलग कैटेगरी बटी हुई है। तो जिस कैटेगरी में हम आते हैं बहुकोषीय जीव में, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे तो हर प्राणी द्विलिंगी होता है। उसका आधा लिंग अलग, मतलब एक लिंग अलग, स्त्री और मादा, दो मतलब स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं उसमें। तो ऐसे ही इसमें होता है। तो यहाँ पे जो ये कोयल है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो जिसकी आवाज आप सुनते हैं वो नर कोयल होती है, मादा कोयल की आवाज आप नहीं सुनते। और वो क्यों? वो आवाज लगा रही होती है मादा कोयल को, जिसकी आवाज जितनी ज्यादा मधुर वो उसी कोयल के साथ मिलन करती है। तो ये आपको बरसात के मौसम में या जो ये आता है बसंत ऋतु, वहाँ पे ज्यादा सुनने को मिलती है कोयल की आवाज। तो डिस्कवरी देखा करो, शॉर्ट वर्ड देखने का कोई मतलब नहीं है, इनसे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा अगर प्राणी जगत को समझना है तो डिस्कवरी वगैरह देखा करो, वहाँ आपको समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिंक पढ़ रहे हैं, बात यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की आ रही है। तो इसमें एक चीज और मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। पॉइंट क्या होता है कि अगर आपको किसी शब्द को पहचानना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन सा शब्द है, तो शब्द की प्रकृति के अनुसार आप अगर देखेंगे कि जिस शब्द के अंदर आपको ताकत का अनुभव हो, शक्ति का, वो शब्द अक्सर आपको स्त्रीलिंग मिलेगा। मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा कि जिस शब्द के अंदर आपको ताकत यानी शक्ति का अनुभव होता है वो शब्द अक्सर, अक्सर का मतलब 90% की बात कर रहे हैं, तो वो शब्द अक्सर आपको स्त्रीलिंग में देखने को मिलेगा। क्योंकि स्त्रीलिंग इसलिए दिया गया है कि ताकत जो है वो स्त्री के पास है, पुरुष के पास नहीं है। ये बात अलग है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्त्री को अबला बना दिया है, और वो एक मानव प्राणी में ही है, जो मानव जाति है इसी के अंदर उसी की स्त्री उसी की मादा अबला है। नहीं तो सारी जितनी भी मादाएं हैं आप सबको देख लो, सारी मादाएं नर से ऊपर होती हैं। अगर आप किसी को जैसे मधुमक्खी को देखेंगे तो मधुमक्खी के अंदर रानी मक्खी होती है, सत्ता कौन संभालती है? रानी मक्खी। और रानी मक्खी यानी उसी के कंट्रोल में है। आप और भी सब में देखेंगे, अधिकतर आप देखेंगे। और ये हाथी जो होते हैं, अगर आप डिस्कवरी देखें तो आपको पता चलेगा कि हाथियों का भी अपना एक झुंड होता है, और उस झुंड की जो लीडर होती है वो हथनी होती है। तो अधिकतर आप जहां देखेंगे सत्ता जो है वो मादा के हाथ में होती है। क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रकृति का नियम कहता है कि एक तो उम्र ज्यादा मानी जाती है मादा की, कि मादा की उम्र भी ज्यादा होती है, और दूसरा उसके पास मैनेजमेंट स्किल बहुत ज्यादा होता है कि हर चीज को मैनेज करना, और स्त्री के पास कुदरती उसके अंदर ताकत होती है। लेकिन अब ये बात मनुष्य को भी, किसी जमाने में हम भी मात्र सत्तात्मक राज्य लिया करते थे, लेकिन फिर उसके बाद जैसे किसी पुरुष को किसी महिला से चिढ़ हो गई होगी, बुद्धिमान होगा, उसने कहा हटाओ इनके हाथ से सत्ता। या हो सकता है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है वो थोड़ा निरंकुश हो जाता है, तो महिलाओं ने अत्याचार कर रखा होगा पुरुषों के पास ऊपर। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई कि सत्ता खत्म करो इनकी, और धीरे धीरे वो सत्ता जो है पुरुष सत्तात्मक सत्ता हो गई। तो पुरुष सत्तात्मक सत्ता हो गई। आप लोगों को पता ही है कि कोई भी जन्म से कमजोर या इतना के मजबूत नहीं होता है, बस हमारे व्यवहार से बनाया जाता है। अगर हम पूरे प्राणी जगत में देखें तो मादा ऐसा प्राणी है जिसके पास ताकत है। आपको डर लगता है सांप से नहीं, यानी नाग से नहीं, नागिन से ज्यादा डर लगता है। कहानी सुनी ना, आपको इतना डर कुत्ते से नहीं, कुतिया से ज्यादा लगता है। आप एक बार उसके बच्चे के आसपास जरा घूम जाओ तो आपको खोज के निकाल लेगी, है ना। इसी तरह से जैसे कहते हैं ना सीधी गाय, सीधी गाय जब बोल रहे हैं किसी को, अरे ये तो बिल्कुल सीधी गाय है, तो समझ लो सीधी नहीं है। वो सीधी बस तब तक है जब तक आप उसको छेड़ नहीं रहे। आप कोई गाय ऐसी हो जिसने कभी आज तक किसी पे सींग न चलाया हो और उसका बच्चा हुआ हो, तो आप उस गाय को दिखाते हुए उसके बच्चे को 2-3 थप्पड़ मार दो और उसे देखो तेरे बच्चे को मार रहे हैं। अब ये मत सोचना कि हमारी बात कैसे समझेगी, वो सब समझती है। बस उसको बोल देना देख तेरे बच्चे को मार रहे हैं, और भूल जाना। आप 2-4 दिन बाद बस ये है कि बस वो खुली हो जिस दिन, उस दिन आप उसे दिख गए तो वो आपको जब तक 2-3 सींग न मार लेगी तब तक वो जो अपना उसके अंदर गुस्सा है वो खत्म नहीं होगा। हाँ जी, 2-3 दिन नहीं, जब तक आपसे बदला नहीं ले लेगी। अगर आपने इस तरह की हरकत की ना, आजमा के देख लेना, ठीक है, ये सही बात है, ऐसा नहीं। आपने कभी ऐसा किस्सा सुना हो कि आस पड़ोस के में कभी किसी कुतिया ने बच्चे दिए हों और गलती से किसी की गाड़ी से उसका बच्चा एक मर गया हो, फिर उस गाड़ी को आने तो दो, दुनिया जहान की गाड़ी आएंगी जाएंगी उसे कोई मतलब नहीं, वो गाड़ी जब आएगी वो निकलने नहीं देगी उसको जब तक काट नहीं लेगी। तो ऐसे किस्से बहुत सारे देखे मैंने आसपास। हाँ चल, तुमसे तो बात ही करनी बेकार तो आप मुद्दा सुनो, हम फिर दिशा भटक जाएंगे। मैं जो बताना चाहती हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि मादा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है, तो ऐसे ही रहता है। अब यहाँ पर स्त्री जाति को हमने कैसे कमजोर किया जब छोटी होती है। और एक बात और आपको बताती हूँ, ये साइंस भी प्रूव करता है। कभी किसी महिला का अगर गर्भपात होता है, तो अगर प्राकृतिक रूप से किसी महिला का गर्भपात हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि उस गर्भ में जो पलने वाला शिशु था वो लड़का था, क्योंकि कभी लड़की का गर्भपात नहीं होता। अगर वो शिशु लड़की है, उसका भ्रूण बचपन से ही स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब पेट से ही। तो अगर किसी महिला का बच्चा लड़की है और उसका गर्भपात है, तो वो मेडिकल तरीके से ही किया जाएगा, प्राकृतिक रूप से कभी नहीं होगा। जब वो पैदा होती है, तो पैदा होने के बाद देखेंगे आजकल तो शहरों में देखें तो बराबर समानता हो गए। हम थोड़े से अगर 10 साल 20 साल पीछे जाएं तो हमने देखा है कि अक्सर लड़कियों को ऐसे ही छोड़ देते थे, यूं ही कहीं मर जाए तो अच्छा है, नहीं कोई ध्यान देना ना कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो लड़की पल पल के बड़ी हो जाती थी। लेकिन जो लड़के हैं, लड़कों का इतना ध्यान रखना, जरा सी कोई माँ ने अगर थोड़ा ठंडे पानी में काम कर लिया तो उसे खांसी जुकाम हो जाएंगे, उतना ही असर हो जाता है। तो बड़ा आप देखिए कि दादी जो होती है घर की वो बहुत संभाल के रखती है। दूसरा एक चीज और होता है, लड़कों को निला धुला के काला तेल, आपने देखा होगा नीम का तेल या कड़वा तेल बोलते हैं, वो लगा दिया जाता है, झपटा ना हो जाए। लड़की को नहीं लगाया जाएगा जब तक वो छोटी है। हाँ, अब यहाँ उधर आता है कि 6, 7, 8 साल के जैसे ही बच्चा हुआ, अब यहाँ परिवर्तन। अच्छा, इसके में एक चीज और होती है, लड़की रो रही है तो कोई बात नहीं, रोने दो। लेकिन अगर लड़का रो रहा है, छोटा बच्चा, अरे तुम लड़की की तरह रोते हो, उसे एकदम से अरे चुप हो जा, लड़की की तरह नहीं रोते। अब एक छोटा सा
सा नन्हा सा मासूम सा बच्चा है जिसे जो गिरा है उसको चोट लगी है और उसे दर्द हो रहा है, आप उसे बोलते हो लड़की की तरह रो रहा है, वो सोचता भाई जाने कौन सा अपराध कर दिया, ये लड़की की तरह क्या होता है, वो एकदम मायूस हो जाता है, फिर चुप हो जाता है। तो धीरे धीरे लड़कों के दिमाग में तो ये वाली बात ठूस दी जाती है कि पहली चीज तो तुम्हें कितना भी बड़ा दर्द हो तुम रोगे नहीं, और कह दिया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। भाई मर्द को भी दर्द होता है, ये सब फिल्मों वाली चीजें हैं। दूसरी चीज, लड़कियों को ये समझाया जाता है जैसे 7-8 साल की तब तक कुछ नहीं, उसके बाद अरे तुम घर से बाहर मत निकलो, कोई देख लेगा, अरे दुपट्टा रख लो ऐसे, अरे भाई ऐसा क्या हो गया। और बाद में भाई को साथ लेके जाना, भाई चाहे छोटा ही हो, चाहे रक्षा उल्टी बहन को ही करनी पड़े, लेकिन भाई को साथ लेके जाना, तुम अकेले मत जाना, तुम ये मत करना। अगर किसी महिला ने अपना डिसीजन खुद ले लिया, तुमने पूछा कैसे नहीं, तुमने नहीं किया। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको बचपन से ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि एक समय के बाद महिला अपना अस्तित्व भूल जाती है, उसे लगता है कि मुझे एक पुरुष की जरूरत है, चाहे वो मेरे बेटे के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, तो वो समझ लेती है कि मुझे एक पुरुष की जरूरत है, तो वो अपने कोई काम नहीं कर पाती, तो फिर वहीं पे हो जाती है। फिर हम सबला को अबला कर देते हैं। और पुरुषों के साथ दूसरी जाति होती है, तुम रो नहीं सकते, चाहे कितना भी हो जाए, तुम रो नहीं सकते क्योंकि तुम मजबूत हो। तो एक बात ध्यान देना, आपने ये भी सुना होगा कुछ समय पहले से कि जो हार्ट अटैक आजकल तो महिलाओं में होने लगा है, क्योंकि अब महिलाएं जो है ये बदलने लगी है परिस्थिति, अब सत्ता फिर परिवर्तन हो रहा है ना। तो अब ये आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि महिलाओं को हार्ट अटैक, कॉलेज, विद्यालय, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, लगभग सारे शब्द जो हैं वो हमारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक शब्द है इसमें पाठशाला, ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा में 2-3 बार आया, ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा है जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऑप्शन में आपको दे दिया ऐसे कि कॉलेज, विद्यालय ऐसे दे दिया, और एक दे दिया पाठशाला, और आगे दे दिया कि सभी पुल्लिंग है, इस तरह से। तो फिर इसमें प्रश्न जो है आपका चेंज हो जाता है, तो इसलिए याद रखना, इनको सबको पढ़ना। सब विद्या के साथ है ना, विद्या से जुड़े हुए अध्ययन करने की संस्था है। ठीक है, तो हम उसी से देखते हैं, तो कई बार हम पाठशाला को भी पुल्लिंग में समझ लेते हैं, लेकिन पाठशाला स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, नंबर 4 नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जब हम संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में व्याकरण बना रहे थे, तो उस समय हमने जो शब्दकोश को बांटा, और हमें पता है कि संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, लेकिन हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो संस्कृत भाषा में कुछ शब्द जो उभयलिंग में थे उनको किसी ना किसी में तो रखना ही होगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में प्रश्न अभी तक आए हैं कि जो संस्कृत भाषा में उनका लिंग कुछ और था, पर हिंदी भाषा में जब उनका पुनर्विभाजन किया गया तो वो किसी और दूसरे में आ गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे शब्द है हमारा महिमा, आत्मा, देह, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के अंदर पुल्लिंग थे। ठीक है, क्या थे? पुल्लिंग। लेकिन जब हिंदी भाषा में इनको लाया गया तो ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग में आ गए। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है, हिंदी में यह इसका लिंग बताइए। तो कई बार ऐसा होगा कि संस्कृत में है तो यहाँ भी होगा, कभी आप इस तरह, तो हिंदी में क्या हो गया? वो स्त्रीलिंग में हो गया। इसी तरह से देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग था, लेकिन हिंदी में क्या हो गया? पुल्लिंग। विजय और मृत्यु संस्कृत में पुल्लिंग थे, लेकिन हिंदी में क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है, ये पॉइंट इस पे स्टार डालो, ये इंपॉर्टेंट है, सारे शब्दों को आपको ध्यान से रखना है। किरण, समाधि, ये दोनों क्या है, और राशि, ये तीनों क्या है? संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। वस्तु और आयु संस्कृत में क्या है? ये उभयलिंग है, और हिंदी में क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट फिर चीख चीख के ये गवाही दे रहा है कि हिंदी में उभयलिंग नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। मतलब हिंदी के अगर शब्दों में देखें, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें वस्तु को स्त्रीलिंग करने की क्या जरूरत थी? सीधा रख देते फिर उभयलिंग। अगर हम प्रधानमंत्री को या मंत्री को हम उभयलिंग कह सकें तो फिर इनको हमें करने की क्या जरूरत है? मैंने भी कर देते। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बात यही है कि किताबें आजकल टीचर तो बना नहीं रहे, टीचर को तो कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सरकार से मिल रही है सैलरी। टीचर 2 तरह के टीचर होते हैं, एक टीचर होता है प्राइवेट और एक टीचर होता है सरकारी। जो सरकारी शिक्षक हो गया उसको कोई जरूरत नहीं है आज के टाइम के होना ही ऐसा चाहिए। मैं सोचती हूँ इन सबके पैमाने बदलने चाहिए ये सारी चीज। पर यही अब ये देखो, ये बात आप ही नहीं कहिए, फिर आप ही हल्ला मचाओगे कि सरकार सबको बेच रही है, ये कर रही है। वो प्राइवेट सेक्टर में इसलिए तो दे रही है कि ना उनके पास डंडा हो, डंडे से वो काम करवा लें। अब प्राइवेट जो शिक्षक है आप उसको देखना, उसका प्रिंसिपल काम बांट देता है सबको, लेकिन जो सरकारी है उसमें आओ ना हो क्या फर्क पड़ रहा है, सरकार तो दे रही है, आपके जा रहे हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रही थी 2-3 दिन पहले कि एक बंदा जो प्रधानाचार्य के साइन एक हाथ से करता था और अपने दूसरे हाथ से करता था, 2 हाथ से साइन करके, और सैलरी आ रही थी आराम से, तो वो उसको इसका कुछ हिस्सा दे रहा होगा तो उसके नाम पे, तो वो खैर चीज है, ये तो अलग वाली बात है। तो मैं यही कह रही हूँ कि आजकल के जो शिक्षक है क्या हो गया, सरकारी शिक्षक को जरूरत नहीं है कुछ करने की, क्योंकि हर प्राणी, हमारी परवरिश ऐसी हुई है पिछले 20-25 सालों में कि हमें देशभक्ति सिखाई नहीं गई है, हमें हमारा कर्तव्य सिखाया ही नहीं गया है। गलती आप लोगों की नहीं है या गलती उन लोगों की नहीं है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, गलती उनके शिक्षकों की है कि उनके शिक्षकों ने ये नहीं सिखाया कि आपका एक कर्तव्य होता है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग जो बैठे हो, आप लोगों का क्या कर्तव्य है इस समय? देखो, कर्तव्य जुड़ता है आपकी पदवी से, समझ रहे हैं? कर्तव्य जुड़ता है पदवी से। पदवी क्या है इस समय आपकी? आप एक स्टूडेंट हो, यानी एक शिष्य हो, और शिष्य का कर्तव्य होता है ज्यादा से ज्यादा अध्ययन ग्रहण करना, जितना ज्यादा से ज्यादा अध्ययन ग्रहण कर सके। आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी इस पदवी पे बस एक काम करना है जो आपका कर्तव्य है, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन ग्रहण करना है। आप अपनी अगर इस देश का इंसान अपनी पद को समझकर उस पे उसका जो कर्तव्य है उसको समझकर बस उतना ही कर लेना तो देश सुधर जाएगा। जैसे आप अपनी मम्मी के पास जाते हो, तो मम्मी के पास जाने के बाद आपकी पदवी चेंज हो जाती है, क्या हो जाते हो? बेटे, माँ के बेटे हो जाते हो। तो बेटे का क्या फर्ज है? माँ की सेवा करना। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट? कहता है कि प्राय पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग शब्द में हम उनको जोड़ते हैं और उनसे स्त्रीलिंग बना देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो शब्द हमारा बना हुआ है वो पुल्लिंग जो बना है वो किसी धातु में या किसी संज्ञा में या किसी क्रिया में हमने कोई प्रत्यय जोड़ा हुआ है और उस प्रत्यय को हटाकर ही हम उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आनी प्रत्यय है, आनी प्रत्यय लगाकर हम सेठ से सेठानी, गुरु से गुरुआनी। ध्यान दीजिएगा, गुरुआनी, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरुआनी। अगर ऑप्शन में गुरु माता लिखा हो तो गुरु माता नहीं होगा। गुरु माता और गुरुआनी में क्या अंतर है उसे समझिए। गुरु माता होती है गुरु की पत्नी, ठीक है, ये गुरु है, इनकी जो पत्नी है उनको आप क्या कहेंगे? गुरु माता। और जो गुरुआनी है वो क्या है? गुरु वो होता है जो शिक्षा देता है, यानी वो पुरुष जो शिक्षा दे रहा है, और गुरुआनी वो स्त्री जो शिक्षा दे रही है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो गुरु माता है वो शिक्षा ही देगी, समझ गए? तो ये अंतर होता है दोनों में, तो इसलिए आता है। तो इसका अगर गुरु का स्त्रीलिंग कभी पूछा जाए तो गुरुआनी लगाना है, गुरु माता नहीं। अरे तो बता रही हूँ ना, आगे सेठ से क्या मतलब है? यहाँ पे दिया ये तो अलग बनाया, आनी लगा के इसमें भी आनी लगा है, इससे क्या दिक्कत है? हाँ तो वो तो उसकी पत्नी ही हो गई ना। ठीक है, तो ठीक है, वो उसकी पत्नी ही होगी, ये यहाँ पे बताया मैंने इसका स्त्रीलिंग। ठीक है, अलग
हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, वो सेठानी कहलाएगी। तो वो वही होगी, वो सेठानी ही होगी। ये मैंने इसके अंदर बताया, बस इस शब्द के अंदर, क्योंकि इसका दूसरा शब्द है जो चलन में है, गुरु माता, उसके लिए मैंने बताया है। ठीक है, बाकी तो सेठ की सेठानी ही होगी। ठीक है, चाहे वो सामान बेचे या ना बेचे। ठीक, ई प्रत्यय लगाकर, जैसे पुत्र में पुत्री लगा दिया, दादा में दादी, बेटा से बेटी। आ प्रत्यय लगाकर, जैसे सुत से सुता, चंचल से चंचला। इन प्रत्यय लगाकर, सुनार से सुनारिन, धोबी से धोबिन, जमादार से जमादारिन। आइन प्रत्यय लगाकर, ठाकुर से ठाकुराइन, ओझा से ओझाइन। इका प्रत्यय लगाकर, जैसे लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, सेवक से सेविका। वती प्रत्यय लगाकर, जैसे बलवान बलवती। अब यहाँ पे क्या किया है, ये वान हटाकर बल शब्द में है। ठीक है, और वती लगा दिया, तो इसे हटाकर वती बना गया। जैसे भगवान भगवती, धनवान धनवती। ठीक है, जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। अब ये श्रीमती शब्द दो तरीके से लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है श्रीमती, और दोनों यानी बड़ी की मात्रा है, छोटी और बड़ी दोनों मात्रा रहती है शब्द को, उसमें दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, आप किसको सही माने किसको नहीं, आप दोनों लगाओ उसमें। चलो नेक्स्ट आता है इया प्रत्यय। उसकी पत्नी को, और महिला है उसको दरोगा बोलेंगे, महिला दरोगा। ये बात याद रखना, पद हमने पढ़ा है। ठीक है, और वैसे भी दरोगाइन तो वो उसकी पत्नी को बोल दिया जाता है, ऐसे अगर सही मायने में देखा जाए तो वो नहीं होगा, वो पद है। ठीक है, और ये पेशा जो यहाँ पे आ रहा है, ये पेशा है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है, लेकिन पद कभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं चलता। तो ये अंतर होता है दोनों में। एक पेशा है, जमादार क्या है, वो पेशा है, वो वंशानुगत है। तो वंशानुगत है तो घर परिवार के लोगों के साथ जुड़ेगा वो, लेकिन दरोगा वंशानुगत नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना अंतर? चलो इसके बाद आगे दिया है, जैसे नी प्रत्यय लगाकर, मोर से मोरनी हो गया, शेर से शेरनी। इसके बाद कुछ पॉइंट है, जैसे नया अगला छठा पॉइंट है कि अरबी फारसी उर्दू के अन्य शब्दों में कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो याद रखना है, पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग। इसमें आपको दो नजरिए से इनको पढ़ना है। एक नजरिया तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बनाना है, दूसरा नजरिया भाषा का, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और अरबी फारसी भाषा। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, मान लो शब्द पूछ लिया मकान, मकान कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बता सकते हैं ना अरबी भाषा का, क्योंकि यहाँ इसमें पढ़ेंगे इसके अंदर। अगर दुकान आ गया तो आप बता सकते हैं कि अरबी भाषा का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे शब्द दिया है सातवां पॉइंट दिया है, अरबी फारसी उर्दू के त अंत वाली संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मोहब्बत, सोहरत, इज्जत, जिल्लत, किल्लत, सरारत, हिफाजत, इबादत, नसीहत, बगावत, हुज्जत, जुर्रत, कयामत, नजाकत, गनीमत। ये सारे शब्द हैं, लास्ट में क्या है, त है। तो त अंत वाली संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं उर्दू भाषा के अंदर। तो उर्दू भाषा के अगर आपको शब्द यहाँ पे समझ में आते हैं, पता चलता है, तो वो आप पहचान कर सकते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द जो स्त्रीलिंग हैं और पुल्लिंग, ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए उनको उठा के रख दिया गया है, इसलिए इनको याद रखिएगा अपने दिमाग में। 9 पॉइंट नंबर 9, कुछ सब्जियों, खाने पीने के सामान, किराने की चीजों के सामान, बर्तनों आदि के नाम कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग में दिया है अदरक, टमाटर, बैंगन, पुदीना, प्याज आदि। इन सबको एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा बताओ, मैं ऐसे छोड़ दूं या सारे नाम मुझे शब्द में हम उनको जोड़ते हैं और उनसे स्त्रीलिंग बना देते हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि जो शब्द हमारा बना हुआ है, वो पुल्लिंग जो बना है, वो किसी धातु में या किसी संज्ञा में या किसी क्रिया में हमने कोई प्रत्यय जोड़ा हुआ है और उस प्रत्यय को हटाकर ही हम उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आनी प्रत्यय है, आनी प्रत्यय लगाकर हम सेठ से सेठानी, गुरु से गुरुआनी। ध्यान दीजिएगा, गुरुआनी, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा, गुरुआनी। अगर ऑप्शन में गुरु माता लिखा हो तो गुरु माता नहीं होगा। गुरु माता और गुरुआनी में क्या अंतर है उसे समझिए। गुरु माता होती है गुरु की पत्नी, ठीक है, ये गुरु है, इनकी जो पत्नी है उनको आप क्या कहेंगे, गुरु माता। और जो गुरुआनी है वो क्या है, गुरु वो होता है जो शिक्षा देता है, यानी वो पुरुष जो शिक्षा दे रहा है, और गुरुआनी वो स्त्री जो शिक्षा दे रही है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो गुरु माता है वो शिक्षा ही देगी, समझ गए? तो ये अंतर होता है दोनों में, तो इसलिए आता है। तो इसका अगर गुरु का स्त्रीलिंग कभी पूछा जाए तो गुरुआनी लगाना है, गुरु माता नहीं। अरे तो बता रही हूँ ना, आगे सेठ से क्या मतलब है, यहाँ पे दिया ये तो अलग बनाया, आनी लगा के इसमें भी आनी लगा है, इससे क्या दिक्कत है? हाँ तो वो तो उसकी पत्नी ही हो गई ना। ठीक है, तो ठीक है, वो उसकी पत्नी ही होगी, ये यहाँ पे बताया मैंने इसका स्त्रीलिंग। ठीक है, अलग। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, वो सेठानी कहलाएगी। तो वो वही होगी, वो सेठानी ही होगी। ये मैंने इसके अंदर बताया, बस इस शब्द के अंदर, क्योंकि इसका दूसरा शब्द है जो चलन में है, गुरु माता, उसके लिए मैंने बताया है। ठीक है, बाकी तो सेठ की सेठानी ही होगी। ठीक है, चाहे वो सामान बेचे या ना बेचे। ठीक, ई प्रत्यय लगाकर, जैसे पुत्र में पुत्री लगा दिया, दादा में दादी, बेटा से बेटी। आ प्रत्यय लगाकर, जैसे सुत से सुता, चंचल से चंचला। इन प्रत्यय लगाकर, सुनार से सुनारिन, धोबी से धोबिन, जमादार से जमादारिन। आइन प्रत्यय लगाकर, ठाकुर से ठाकुराइन, ओझा से ओझाइन। इका प्रत्यय लगाकर, जैसे लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, सेवक से सेविका। वती प्रत्यय लगाकर, जैसे बलवान बलवती। अब यहाँ पे क्या किया है, ये वान हटाकर बल शब्द में है, ठीक है, और वती लगा दिया, तो इसे हटाकर प्रत्यय वती बना गया। जैसे भगवान भगवती, धनवान धनवती। ठीक है, जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। अब ये श्रीमती शब्द दो तरीके से लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है श्रीमती, और दोनों यानी बड़ी की मात्रा है, छोटी और बड़ी दोनों मात्रा रहती है शब्द को, उसमें दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, आप किसको सही माने किसको नहीं, आप दोनों लगाओ उसमें। चलो नेक्स्ट आता है इया प्रत्यय। उसकी पत्नी को, और महिला है उसको दरोगा बोलेंगे, महिला दरोगा। ये बात याद रखना, पद हमने पढ़ा है। ठीक है, और वैसे भी दरोगाइन तो वो उसकी पत्नी को बोल दिया जाता है, ऐसे अगर सही मायने में देखा जाए तो वो नहीं होगा, वो पद है। ठीक है, और ये पेशा जो यहाँ पे आ रहा है, ये पेशा है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है, लेकिन पद कभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं चलता। तो ये अंतर होता है दोनों में। एक पेशा है, जमादार क्या है, वो पेशा है, वो वंशानुगत है। तो वंशानुगत है तो घर परिवार के लोगों के साथ जुड़ेगा वो, लेकिन दरोगा वंशानुगत नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना अंतर? चलो इसके बाद आगे दिया है, जैसे नी प्रत्यय लगाकर, मोर से मोरनी हो गया, शेर से शेरनी। इसके बाद कुछ पॉइंट है, जैसे नया अगला छठा पॉइंट है कि अरबी फारसी उर्दू के अन्य शब्दों में कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो याद रखना है, पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग। इसमें आपको दो नजरिए से इनको पढ़ना है। एक नजरिया तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बनाना है, दूसरा नजरिया भाषा का, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और अरबी फारसी भाषा। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, मान लो शब्द पूछ लिया मकान, मकान कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बता सकते हैं ना अरबी भाषा का, क्योंकि यहाँ इसमें पढ़ेंगे इसके अंदर। अगर दुकान आ गया तो आप बता सकते हैं कि अरबी भाषा का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे शब्द दिया है
7वां पॉइंट दिया है, अरबी फारसी उर्दू के त अंत वाली संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मोहब्बत, सोहरत, इज्जत, जिल्लत, किल्लत, सरारत, हिफाजत, इबादत, नसीहत, बगावत, हुज्जत, जुर्रत, कयामत, नजाकत, गनीमत। ये सारे शब्द हैं, लास्ट में क्या है, त है। तो त अंत वाली संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं उर्दू भाषा के अंदर। तो उर्दू भाषा के अगर आपको शब्द यहाँ पे समझ में आते हैं, पता चलता है, तो वो आप पहचान कर सकते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द जो स्त्रीलिंग हैं और पुल्लिंग, ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए उनको उठा के रख दिया गया है, इसलिए इनको याद रखिएगा अपने दिमाग में। 9 पॉइंट नंबर 9, कुछ सब्जियों, खाने पीने के सामान, किराने की चीजों के सामान, बर्तनों आदि के नाम कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग में दिया है अदरक, टमाटर, बैंगन, पुदीना, प्याज आदि। इन सबको एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा बताओ, मैं ऐसे छोड़ दूं या सारे नाम मुझे बोलने जरूरी है? हो जाएगा ना? क्योंकि मुझे डर लगता है, छात्र कह देते हैं मैम कुछ पढ़ाती तो है नहीं, ये बोल देती है ये एक बार पढ़ लेना, ये एक बार पढ़ लेना। ऐसे मतलब ये कमेंट लिखा था यूट्यूब पे एक छात्र ने, अरे इन मैडम का बैच कोई मत लेना, ये मैडम ऐसे पढ़ाती हैं, पीडीएफ दिखाती हैं और कहती हैं ये एक बार पढ़ लेना, ये एक बार पढ़ लेना। तो फिर मुझे आया कि अरे भाई इस बच्चे के साथ तो वो कहानी हो गई, जन्म क्रम में एक ही क्लास देखी होगी, उस समय में ये पढ़ा रही होंगी, क्योंकि एक मात्र यही टॉपिक है जिसमें मैं बोलती हूँ कि ये ऐसे पढ़ लेना, ये ऐसे पढ़ लेना। तो मैं वही सोचती हूँ कि इसके साथ वही कहानी हो गई। एक कहानी है, सुना? कहानी है कि एक बार एक गाँव में कुछ अंधे रहते थे। तो अंधे व्यक्ति, तो तुमों के नाम कुछ स्त्रीलिंग तो कुछ पुल्लिंग होते हैं, ठीक है? जैसे पुल्लिंग शब्द में सिर, माथा, बाल, कान आदि हम देखें, और अगर स्त्रीलिंग में देखें तो आंख, नाक, जीभ, चोटी, दाढ़ी आदि। इसी तरह से आभूषणों के कुछ नाम आते हैं जो कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 12। ये आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, जो अक्सर इनके बारे में आया है, जो पूछा गया है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो क्या होगा? अध्यापिका। महोदय का स्त्रीलिंग क्या होगा? महोदया। शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका। अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री। गुरु का स्त्रीलिंग गुरुवानी। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं आपके पिछले दिनों में, तो इनमें संभावना है आने की, तो इन्हें याद रख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो ये लिंक है, लिंक का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे आपके प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं। तो एक बार एक दो प्रश्न मैं करवाती हूँ कि परीक्षा में किस तरह से आएगा, आपको बताना है। जैसे देखो, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जैसे कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ऐसा शब्द दिया है। तो पुल्लिंग शब्द पूछा है तो हम कहते हैं कपट होता है कि होती है? कपट होता है। सुंदरता होता है कि होती है? होती है, तो स्त्रीलिंग हो गया। निद्रा आई या निद्रा आया? आई, स्त्रीलिंग है। मूर्खता होती है कि होता है? होती है। वैसे भी ता लगा है, तो ता प्रत्यय लगने से वो शब्द क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। तो आंसर क्या हो गया? कपट हो गया। इसी तरह से शब्द होते हैं, जैसे चीटी का पुल्लिंग शब्द बताना है, नर चीटी, आराम से पता है, आपको कोई गलती नहीं होनी है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप बताना है, नेता। जैसे दिया है सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता या सौंदर्यकरण? सुंदरता हो जाएगा। ठीक है, ये तो शब्द ही नहीं होता, सौंदर्यता तो कोई शब्द ही नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, इसी तरह से शब्द आता है, जैसे निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। जैसे स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध। तो स्थापना कहते हैं ना, स्थापना की, ना कि किया। ठीक है, इस तरह से। जैसे स्वदेश, स्वदेश होता है या होती है? स्वदेश होता है, कहते हैं स्वदेश है। ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। अध्याय, अध्याय है मतलब अध्याय होता है कि अध्याय होती है? होता है। अध्याय की समाप्ति, वो समाप्ति के लिए आया है कि, ना कि अध्याय के लिए, क्योंकि ठीक वही नियम काम करता है। संबंध कारक का कारक चिन्ह संबंधी के अनुसार होता है, तो जो समाप्ति है वो स्त्रीलिंग है, और समाप्ति दिया है तो इसलिए की आएगा। समझ गए ना? उल्टा दिमाग चला गया, कर सारे नियम आपको ऐसे रटाए हुए हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। जैसे दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? वार, मार, धार, हार। हार, हार शब्द का लिंग परिवर्तन कर देने से उसका अर्थ बदल जाता है। अगर हम इसे पुल्लिंग कह दें कि हार, तो क्या अर्थ हो जाएगा? गले का हार जी। और अगर इसे हम स्त्रीलिंग बना दें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पराजय। ठीक है, पराजय होती है। मेरी हार हुई, और कहते हैं मेरा हार रखा था। समझ गए? तो इस तरह से ये आता है। इसमें जितने भी आपके प्रश्न दिए हैं सबको इनको देखना एक बार, अगर ना समझ में आए तो फिर पूछना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल की क्लास में देखो ध्यान रखना, कल जो